हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे या उसको समझेंगे कि होता क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो अभी तक आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगभग उसका सब कुछ देख लिया था। ये लास्ट टॉपिक रह गया डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन से पहले जो ऑसिलेशन होता था क्या होता था? नेचुरल ऑसिलेशन या फ्री ऑसिलेशन आप उस पर कह सकते हैं। ऑसिलेशन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अब तीन तरीके के हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो एक ही पढ़ रहा था और उसी में सारा दुनिया चल रहा था। हाँ, लेकिन वो सब आइडियल कंडीशन में आप देख रहे थे। उसमें फ्री ऑसिलेशन या जो नेचुरल ऑसिलेशन से आप उसको कह सकते हैं कि मतलब कोई पेंडुलम है, उसको छोड़ दिया तो अपना चल रहा है और थोड़ी देर के मतलब चलते रह रहा है, रुकने का नाम अभी नहीं लेते हैं। दूसरा डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो कि अभी उसके बारे में देखेंगे। और तीसरा बच्चों मेंटेन्ड ऑसिलेशन, कि जो हम उसको अपने हिसाब के मुताबिक करते हैं। तो कि तीनों में अंतर क्या है? फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन और आपका मेंटेन्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन जैसे मान लीजिए कि आप पेंडुलम को, जैसे पहले अभी बोला कि पेंडुलम को कर दो तो चलते जा रहा है, मतलब टू एंड फ्रो अपने मेन पोजीशन से हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो रुकेगा। कहीं हाँ रुकेगा, तो कितने स्विंग के बाद या कितने ऑसिलेशन के बाद? तो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर उसको रखे हुए हैं। कहाँ पर से मतलब जनरली हम जो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं पेंडुलम का, तो हमारे यहाँ पर एयर में ही करते हैं, और एयर एक तरह का फ्लूइड है। तो अभी वो फ्लूइड या एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है, 1.26 kg पर मीटर क्यूब। अब उसको वाटर में जाकर रख दें उसी ऑसिलेशन को, जहाँ पर डेंसिटी उससे 1000 टाइम्स कह लीजिए लगभग ज़्यादा है, या नमक वमक मिला के और थोड़ा डेंसिटी, मतलब 1000 टाइम्स तो हो ही जाएगा। नॉर्मली वाटर का 1000 होता है, 1.26 या 1.27 इंटू 1000 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। तो कुछ उसमें और डेंस करने के लिए थोड़ा बहुत नमक या चीनी ऐसा मिलाकर फिर उसमें ऑसिलेशन कराइए। देन यू विल सी दैट देयर द ऑसिलेशन इज रिड्यूस कंसिडरेबली चेंज, और मेयरली 1 भी होगा या नहीं होगा, लेकिन उसका ऑसिलेशन नंबर ऑफ ऑसिलेशन हैवली डैम्प्ड होगा। क्या मतलब कि वो कम हो जाएगा। तो पहले तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ही है, जैसे कि ऑसिलेशन कर रहा फ्रीली, तो थोड़ी देर के बाद स्विंग करेगा 2 3 4, फिर वो धीरे धीरे कम होगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बच्चों, ये देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये ऐसा है ऑसिलेशन, और अभी नॉर्मली ऐसे चल रहा है। यही होता था ना, मेन पोजीशन से आना जाना, मतलब कि एक बार इधर जाना फिर आना और फिर अपने इस पे आ जाना। इसको प्लस ए कहते थे, इसको माइनस ए कहते थे। तो इसमें जो इसका आप ग्राफ बनाएंगे अभी, वो कुछ इस तरह का लगभग यूनिफॉर्म है। मतलब ये दिखाने की कोशिश किया हूँ, अगर मैं लाइन उसको बनाकर उसको मार्क ही कर दूँ, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, मतलब ये मान रहे हैं कि इसमें ये जितने भी पॉइंट हैं वो प्लस माइनस ए पर ही हैं, प्लस है माइनस है, ऐसा कुछ है। तो ये हमारा फ्री ऑसिलेशन हुआ, जो नॉर्मली हम इस पे आप जितना क्वेश्चन करते आ रहे थे लगभग यही था। लगभग क्या, वही हम कंसीडर ही कर रहे थे। लेकिन तो ये फ्री ऑसिलेशन हो गया बच्चों, कि जो उसका फ्रीक्वेंसी या इसका जो मास अगर इसका है T=2π√L/g, या स्प्रिंग सिस्टम है तो T=2π√M/k। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास इसका इतना है, तो एग्जैक्टली इसका टाइम पीरियड यही होगा और वो चलते रहेगा, वो होते रहेगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन, जैसा मैंने बोला कि जहाँ कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं, एक्चुअल में आप पेंडुलम को अगर ऐसा करेंगे 8 10 20 50 स्विंग के बाद वो कभी ना कभी रेस्ट में आ जाएगा। तो फ्लूइड उस पर एक तरह से क्या कर रहा होगा, रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा होगा, और वही फ्लूइड को हम और ज़्यादा बढ़ा दें 1000 गुना, जैसे वाटर में डाल दें या कहीं और किसी और लिक्विड में, तो वहाँ पर भी वो थोड़ी देर के बाद, मतलब उसका थोड़ी देर के बाद क्या कि उसका आप देखेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है, जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए मैंने दिखाया, वो हैवली डिक्रीज करेगा। या बहुत केस में अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन अगर हो रहा है तो उसमें होगा क्या कि जैसे पहले में ऐसे गया, फिर दूसरे में कम और ऐसा। तो अगर आप इसके देखिए एम्पलीट्यूड को, तो डिक्रीज कर रहा है ना कंसिडरेबली। मतलब ओरिजिनली ये प्लस ए था और आना चाहिए था इतने पे, तो कम होते जा रहा है। तो मतलब जो आप इसका एम्पलीट्यूड देखेंगे उसमें की वेरिएशन हो रहा है, तो इसके चलते डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है।
तो देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसा नहीं कि हमारे लिए बेकार है, हम अपने हिसाब से इसको मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, तो खैर वो तो मेंटेन हो ही जाता है। तो इसी का जब स्ट्रीम केस मतलब अपने हिसाब से हम जैसा हमें चाहिए ऑसिलेशन, मान लीजिए कि अगर परफेक्ट ऑसिलेशन हो और हम जहाँ पर हमारा कार वगैरह या व्हीकल वगैरह है उसमें ऑसिलेशन हो अपने मीन पोजीशन पे, तो इमेजिन करिए कि कितना आपको कष्ट होगा उसमें बैठने में, ऊपर नीचे ऐसा होगा। अगर उसको हम मेंटेन कर दें कि एक ही बार हो और उसका ख़त्म हो जाए, मतलब कि एक बार जैसे दबा और दबने के बाद फिर वो वाइब्रेशन ना करे, तो वैसे को बोलते क्रिटिकली डैम्प्ड, या मतलब कि इसको मेंटेन्ड वाले में। तो जो 3 तरह का था, फ्री जैसा इस तरह का, एक ये कि डैम्प्ड है और डैम्प को अपने हिसाब से डैम्प कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन ऑसिलेशन। तो उसमें क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होगा एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी के कार और बाइक के लिए ही नहीं है, वो कहीं भी, जैसे कि आपके फ़ोन वगैरह में या कहीं इस तरह का फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, तो उस तरह से हम उसको मैन्युफैक्चर्ड करते हैं या उसको हम अपने हिसाब से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका ट्यूनिंग है रेडियो स्टेशन वाला, जब पुराने ज़माने में आप ट्यून करते हुए घुमा के देखते होंगे, नहीं तो डिजिटली भी वही चीज़ डिजिटली आ गया, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को ऐसा क्रिएट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जाकर मैच करता है जिस स्टूडियो से वो निकल कर आवाज़ आ रहा है, और वहाँ से जो मैच करता है तो फिर उसका एप्लीकेशन रेजोनेंस होता है। तो एक तरह से मेंटेन ऑसिलेशन वहाँ पर है। ठीक, तो अब डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझना हमें इसी के बारे में, ये दोनों थोड़ा रेजोनेंस और वो नेचुरल वाला तो आपने समझ ही गया है, फ्री ऑसिलेशन आपने पूरा पढ़ कर आया ही है। सॉरी, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बता रहा था। तो इसमें आप देख रहे थे कि अगर एयर में है तो कुछ ऐसा स्विंग करता था 3-4-20 बार, लेकिन यही चीज़ अगर आप मतलब पानी में डाल दीजिए या किसी और फ्लूइड में डाल दीजिए, या हवा अचानक किसी दिन ज़्यादा चल रहा है या वगैरह वगैरह, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, तो वहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा कि इसका टाइम पीरियड तो चेंज करेगा ही करेगा, या पता नहीं वो ऑसिलेशन की कैटेगरी में, क्योंकि ट्रू एंड फ्रो तो हो रहा है मीन पोजीशन से, और उसका एक्सेलरेशन ही भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन उसका भी टाइम पीरियड भी की वैरिंग करेगा। वो कैसे कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था, या उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए बना ही लूँ, जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए आप चाहें तो यहाँ पर ऐसा स्विंग कराते हुए, या इसको स्विंग नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको ले लीजिए, जो एनसीईआरटी वाले लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये मास है m का, और इसको किसी कंटेनर में थोड़ा सा मर्ज कर दीजिए, पानी को ब्लू से ही दिखा दिया जाए। ओरिजिनल टाइम पीरियड इसका ही रिटार्ड होगा ना, मतलब फ्लूइड में जाने के चलते। तो जो फ्री ऑसिलेशन होता था बच्चों, फ्री ऑसिलेशन में कि F = -kx लगता था, और इसी पर हम उसकी सारी कहानी लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक डैम्प्ड फोर्स भी आ जाएगा, जो सब स्क्रिप्ट में D लिखा हुआ है, तो उसका वैल्यू होता है -v/v, मतलब जितना वेलोसिटी होगा उतना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डैम्प्ड होगा, और b इसको बोला जाता है डैम्प्ड कांस्टेंट। ठीक, तो इसका जो यूनिट होगा b का, वो फोर्स बाई वेलोसिटी। तो इसमें फोर्स के लिए याद है mlt-2 होता है, और इसका lt-1 होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा mt-1 ऐसा। तो F = -kx, और ए डैम्प्ड फोर्स -b/v ऐसा होगा। तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा, अभी -kx तो लग ही रहा था, अब साथ में क्या लगने लगेगा, -b/v लगने लगेगा। तो ये नेट फोर्स है। अब यहाँ से हमें अपना गेट चेंज करना होगा उसके समझने के लिए कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में ऐसा क्या हुआ कि इसका एम्पलीट्यूड इस तरह से वैरी करने लगा। एक्चुअल में हम इंटरेस्टेड है, आपको यही बता दें कि एक्चुअल में हम इंटरेस्टेड है उसका एम्पलीट्यूड निकालने में ही। ठीक है, तो एफ नेट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, सो दिस थिंग बिकम -kx is b/v = ma। इसको यही लिख सकते हैं ना यहाँ से। अब देखिए कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर कैसे इसको लाया जा सकता है। ma = -kx
माइनस बी इंटू बी। तो m के लिए अगर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी नेचुरली था, अगर वहाँ अपने मीन पोजीशन से ही चल रहा है, तो a का वैल्यू डी एक्स टू, वाई नहीं x लिख दिए तो अब x ही लेते हैं, m डी टू एक्स टू माइनस या प्लस इधर आकर ओके एक्स हो जाएगा और प्लस b डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू 0। यहाँ से आप और करेंगे तो डी टू एक्स डी टी टू अपॉन के प्लस एम, अच्छा इसको बाद में लिख लीजिएगा, b डी एक्स ओवर डी टी प्लस के ओवर एम इंटू एक्स। तो सेकेंड ऑर्डर का ए डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया क्या? ठीक। तब इसमें x का वैल्यू क्या होगा? तो जैसे वहाँ पर आपको बताया था, वहाँ पर कहाँ पर, मतलब कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टार्टिंग में बताया था कि जो x का ये इक्वेशन आता था डी टू एक्स डी टी टू ओवर के बाई एम इंटू जो अभी आया है x, तो इसका सॉल्यूशन बताया था कुछ x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसा बताया था ना, आपको याद होगा। तो वैसे ही सिमिलरली क्या होगा बच्चों कि इसी का जब सॉल्यूशन निकल कर आएगा ए, तो इसका जो x इक्वल टू जो एम्पलीट्यूड ओरिजिनली ए था, अब वो बदल कर ए ई रेज टू दी पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी साइन ओमेगा टी। तो सारा फोकस इस पर है, ए सारा फोकस इन पर है कि जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो अब आपको पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता कि वही होगा ए इक्वल टू ई बी माइनस टू एम बाई माइनस बी टू ओवर बी ओवर टू एम इंटू टी। तो वो बच्चों आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उधर बीटेक में, और वहाँ पर कुछ इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। जब आप अप्लाइड फिजिक्स के अंदर देखेंगे या डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ उसमें देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इस सभी लेवल पे आपको बस इतना ही जानना है। तो ए का जो वैल्यू होगा ए इक्वल टू माइनस बी ई एम ओवर टू इंटू टी। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका एक्सलेशन है, सॉरी जो इसका एम्पलीट्यूड है, इज द वेरिंग विद द देयर द एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली। So that is why now look at that, there the previous figure when I made that the variation of the amplitude, so it seems to be exponential ones. There the amplitude is keep changing at the means t is suppose infinity, so their infinity is won't be 0, but it will be tending to 0. Mean at the very long time you will see that ki their amplitude will be or 0, and what is the your long time means the 4 minute, 5 minute, 10 minute, means no one is observed that now after the 5 minute. So that is why after the 5 minute, 10 minute, every not everything, that particular pendulum will be come to into rest. So their amplitude is going to be 0. मतलब कुछ समय के बाद ये जो एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये टाइम एक्सिस और बता देता हूँ, ये टाइम के चलते ऐसा हो रहा है। तो कहाँ की तरफ 0, अगर टाइम अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लॉन्ग टाइम होगा, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कहानी इसके पीछे लिखने का। तो एम्पलीट्यूड इज वेरिंग विथ ए इक्वल टू माइनस बी बाई टू एम, नॉट ओनली एम्पलीट्यूड वेरिंग. So obviously, so we have discussed so far, means up to here is the amplitude will be varying, and also we discussed that time period will be also change. And you can also imagine that due to your experiment and thought or think what will happening, time period will be keep changing because of obviously time period will be reduced, because if you one full swing is suppose is going from extreme position to here, and amplitude is now decreasing, so it will be the amplitude is decreasing, so it will be the less distance from the it travel to from the mean position to their extreme, so it will be come quickly, so there obviously time period will be change. So in normal condition what will happening, our time period was t is equal to 2 pi under root m by k, that was, so you can say that omega is our k by m, right? In change scenario, what will be your omega? Omega will change and their value will be, so
ओमेगा डैश विल बी, हियर इज द k by m माइनस, अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करिए, कहाँ गया ये कि जो फोर्स था, हाँ ये माइनस के एक्स था, और इसके जगह पर आप अगर माइनस बी ओवर बी है, तो आप चाहो तो उसके जगह पे माइनस बी बाई टू एम को भी लिख सकते हैं। तो उसको हम वहाँ से बी बाई टू एम को भी उसका लिख सकते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगा कि b बाई टू एम का होल स्क्वायर, तो ओमेगा डैश का वैल्यू जो होगा अंडर रूट ऑफ k बाई एम माइनस बी स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, सो माइनस के एम बी स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। और इसी में आप अगर आपको लिखना ही है तो यहाँ से लिख लीजिए फटाफट। यहाँ पर एक डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये काम चल रहा था। ठीक है, माइनस के एक्स जो फ्री था और इस पर रेजिस्टिव फोर्स माइनस वी इंटू बी लग रहा था। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा उस पर वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा। नेगेटिव साइन कि रेजिस्टिव नेचर का होगा, उसको धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहा होगा। तो हमारा ये बी इंटू वी हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, और वो डैम्प कांस्टेंट कहलाता है, उसका डैम्प इसमें फार्मूला अलग है, एम में इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस वी वी। ये था डैम्प ऑसिलेशन का जान यहाँ से। फिर उसके बाद आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखें, और एक्स हमारा अगर सपोज ए साइन ओमेगा टी है, अगर वो मीन पोजीशन से निकल रहा है तो कुछ इस तरह का ऐसा होगा, तो डी टू एक्स डी डी टू प्लस दिस दिस दिस, और एक्स इज इक्वल टू ए ई माइनस बी बाई टू एम इंटू टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा, और इसका टाइम पीरियड कुछ इसमें निकल कर आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आ जाइए फटाफट इस पर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इससे क्वेश्चन देखने से पहले इसके एनर्जी के बारे में बता देता हूँ कि पहले एनर्जी क्या होता था टोटल आपका, ई टी इक्वल टू 1/2 के इंटू ए स्क्वायर, बाकी के का वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता था। लेकिन डैम्प्ड वाले में इसके लिए एनर्जी क्या होगा, 1/2 के तो के रहेगा, एम ओमेगा स्क्वायर तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि उसी रेशियो में मास और उसका वैल्यू रहेगा। एम्पलीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो इसके जगह पे ए ई रेज टू दी पावर माइनस बी ओवर 2m इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 1/2 के ए स्क्वायर ई रेज टू दी पावर माइनस बी ओवर एम इंटू टी, ये ई रेज टी। तो चेंज एनर्जी का जो वैल्यू होगा कुछ हमारा ऐसा निकल कर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये एनर्जी के लिए था, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एनर्जी वाले के लिए और लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए इसको यहाँ से लिया हूँ। कह रहा है कि फॉर द डैम्प ऑसिलेशन सोन इन ए फिगर वही वाला है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ से ऐसा बना देता हूँ। ऐसा, और उसको ऑसिलेशन करके इसका मास सपोज एम है, शायद वही बात कर रहा है। कह रहा है कि द मास ऑफ एम इज द ब्लॉक 200 ग्राम, के इज 90 न्यूटन पर मीटर एंड द डैम्पिंग कांस्टेंट बी इज 40 ग्राम पर सेकेंड। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, the time taken for the amplitude of the vibration to drop the half of its initial value, the time taken for its the mechanical energy to drop to half of its initial value। ठीक है, आज एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो अभी टाइम पीरियड इस सर्टेन केस में
जैसे अभी देखा था t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या था ओमेगा, तो k बाई एम, और यहाँ से बी स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर, ये था ना। तो इन सब वैल्यू को जब रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन थोड़ा होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है तो ओरिजिनली वो दे देते हैं। k का वैल्यू 90 है और मास हमारा कितना है, मास हमारा कुछ है 0.2, तो 0.2 रख लीजिए, माइनस बी स्क्वायर बच्चों 40, तो उसको ग्राम पर सेकंड में है तो एम के सिस्टम में रखना पड़ेगा, नहीं तो इधर से नाराज हो जाएंगे। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं कि उसको ग्राम में ही छोड़ दिया जाए और 4/m², दोनों को ग्राम ग्राम में छोड़ देंगे तो कुछ आसान हो जाएगा। तो क्योंकि वो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा ना, बी स्क्वायर भी देखिए 1 ग्राम पर सेकंड में है, दिख रहा है, हाँ, और ये वाला भी उसमें है 200 ग्राम में। तो इसको अगर रखेंगे तो बी स्क्वायर का वैल्यू इस 1600 ओवर 4m स्क्वायर, तो 4 इंटू 200 इंटू 200, 0 मतलब पूरे को ही 8 से कट कर दीजिए और 2 जा तो 1/100 ऐसा मिलेगा। तो उसके कंपेयर में देखेंगे तो ये वाला निगलेक्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए यहाँ से 2 पाई होगा और उसको अगर करेंगे तो ये 450 हो जाएगा। और उसके कंपेयर में इसको देखिए, जब इसको कैलकुलेट आप कर रहे होंगे तो 2/100 या 0.01, तब कितना ही कम हो जाएगा वो, 450 है माइनस 0.01, तो ऑलमोस्ट उसका जो पहले t इक्वल टू 2 पाई m/k वाला है वो उसी फॉर्मेट में चला गया। तो 450 का जो स्क्वायर रूट अगर देखेंगे तो 2 कॉम मतलब 450 को 225 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 पाई 15√2, क्योंकि 450 को 225 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो बाहर आया 15 और √2 हो गया। बाकी का आप अपना काम कर सकते हैं कि 6.28 जितना आंसर होगा 15, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा बच्चों। इस तरह का उसका लिक्विड उसमें हुआ, कुछ के चलते ये स्प्रिंग का हो सकता है कि वो टाइट होगा, तो इसके चलते खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसको कम होने के लिए इसको 0 होना पड़ता, मतलब इसको कम होना पड़ता, और जो m का वैल्यू उसमें है उसको थोड़ा ज़्यादा होना पड़ता, तब तो कंसिडरेबल होता ना। वो छोटा मास है इसीलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो इसीलिए इसका इतना सेकंड आ गया। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या बोला है कि टाइम टेकन बाय इट्स द एम्पलीट्यूड इज वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो सेकंड वाला ठीक है। तो अभी एम्पलीट्यूड के बारे में क्या हम देख रहे थे, a इक्वल टू a0 e⁻⁻ माइनस b/2m इंटू टी, यही था। तो कह रहा है कि इसको ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाए, तो a का वैल्यू a0/2 हो जाए, तो e माइनस b⁻2m इंटू टी, a0 अब गायब होगा, a0 घर गया, तो 1/2 इक्वल टू e⁻⁻ माइनस b/2m इंटू टी, ऐसा होगा। दोनों तरफ अगर हम लॉग लेंगे बच्चों तो ln हाफ हो जाएगा ये, और ln जब यहाँ पर करेंगे तो माइनस b/2m/t बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ln 1/2 इक्वल टू माइनस b/2m इंटू टी इंटू ln इज 1, तो यहाँ से ln 1/2, ln 2 का वैल्यू आपको याद होगा, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, नहीं याद है तो अभी से थोड़ा बहुत दिमाग में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको गिवन होगा लेकिन याद रहेगा तो ज़्यादा काम करेगा। और ln 2 में जिसका बेस ई होता है तो 0.2303 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 हो जाता है, तो ये आप ऐसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ से माइनस 0.693 माइनस b/2m इंटू टी, नेगेटिव नेगेटिव गया तो हमें टाइम निकालना था, तो 0.693, 2m मास कितना था 200 ग्राम, उसी बी CGS सिस्टम में ही रख लेते हैं क्योंकि यहाँ से दोनों कैंसिल होंगे, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे भी आसान करके हमें दे रहा है 40 × 5, तो ये देखो वो ही मुश्किल था, लेकिन ये कितना आसानी से इसका कैलकुलेशन निकल के आ जा रहा है। 2 × 5 = 10, सो t इक्वल टू 6.93 सेकेंड के बाद, तो जो ऑसिलेशन होगा 6.93 सेकेंड के बाद, इसमें ये वाला जो ऑसिलेशन चल रहा था तो आधे टाइम इसमें के बाद वो
मतलब 6.93 सेकंड के बाद वो आधा उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा जो उसमें वेरिएशन कर रहा था। ठीक है, अब देखिए ये, हाँ ये बात है। अच्छा, उसके बाद ये तो समझ में आया होगा ना, सिंपल कैलकुलेशन कि लॉग जो उसका एम्पलीट्यूड था, क्वेश्चन में ही बोला था कि जो उसका लॉग जो उसका एम्पलीट्यूड था कि कितने देर के बाद ड्रॉप टू उसका हाफ हो जाए, तो इतने देर में होगा। तो अब उसका दूसरा पार्ट बोला है कि एनर्जी के बारे में पूछा है कि द टाइम टेकन फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी, इसलिए नहीं बोला है वो, वहाँ पे जानबूझ के मैकेनिकल एनर्जी वर्ड यूज़ किया है कि आप उसको रिकग्नाइज करिए कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में कह रहा है कि तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो यानी कि कांस्टेंट वाला जो आपको लिखाया था उधर अभी, तो मैकेनिकल एनर्जी बच्चों E ऑफ T इक्वल टू 1/2 डैश वाला लगा लेते हैं, तो वहाँ पर कितना था, A e⁻⁻ b/2m इंटू टी का होल स्क्वायर इंटू के, ऐसा। तो पूछ रहा है कितने देर के बाद में हाफ हो जाएगा, तो ओरिजिनल का, तो ओरिजिनल मान लीजिए कि ई नॉट होगा, तो ई नॉट का वैल्यू कितना था 1/2 के ए स्क्वायर, तो अब कह रहा है कि ई नॉट बाई 2 हो जाएगा कितने देर में इसका वैल्यू, तो इसको यहाँ से ऐसा लाइए, इसका वैल्यू अब विजिबल होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई नॉट, ये वाले को ई नॉट बोल लेते हैं, और जो वैरी कर रहा है e⁻⁻b/m हो जाएगा इंटू टी। ये बात समझ में आया कि स्क्वायर जब करेंगे तो हाफ के स्क्वायर, एक लाइन और लिख दूँ क्या, ज़्यादा समझ में आएगा, चलो एक लाइन और लिख देता हूँ, तो 1/2 के ए स्क्वायर e⁻b/m विथ नेगेटिव टी, वेन एवर यू गोइंग टू बी उसका स्क्वायर करेंगे, हाँ यहाँ भी टी होगा, तो लगता है वहाँ भी कहीं टी छूट गया है एक, यहाँ पर जो एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं कहीं, अच्छा यहाँ वो देखो वही चीज़ यहाँ पर है, ध्यान आ गया, तो यहाँ पर भी क्योंकि स्क्वायर करेगा तो इसको भी करेगा, और नहीं लेकिन दोनों पावर में है तो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नहीं ठीक है, स्क्वायर नहीं, तो इसको 2 हटा दीजिए। तो हाँ इसकी बात कर रहा था, तो यही था ना आपका ई नॉट से कैंसिल हो गया, तो फिर से वही कहानी बनेगा कि 1/2 इक्वल टू e⁻⁻b/m इंटू टी, सो ln 1/2 इक्वल टू -b/m इंटू टी ln e, तो -0.693 इक्वल टू -b/m इंटू टी, तो टाइम देखिए 0.693, मास को वही काम कर लें, नेगेटिव ही चला जाएगा बच्चों, मास हमारा जो 200 ग्राम था उसी को ले लेते हैं, और b का वैल्यू तो 40 था ही, तो यहाँ से 5 हो गया, तो जो पीछे आया था ठीक उसका वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ से हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी वो काम कर सकते हैं, तो 0.67 है, 0.67 है, तो 0.67 का हाफ आपका 3.35 ऐसा मिल सकता है, तो 3.35 सेकेंड या 3.32 सेकेंड। तो देखिए एम्पलीट्यूड हो रहा है 6 में, लेकिन एनर्जी कंसिडरेबली उसके आधे टाइम पे ही निकल के चला जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया, तो इसका तीनों पार्ट तो लिखना चाहते हैं तो पॉज कर करके एक बार लिखते चल लीजिए। यहाँ से स्टार्ट किया था, इसका टाइम पीरियड में कोई खास चेंज हुआ नहीं, इसीलिए वो एज इट इज़ जो नॉर्मल था, क्योंकि उसका रीजन ये था कि मास उसका कम है, अगर मास ज़्यादा होता तो होता, और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ा और कम होता तो देखने को मिलता। उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड वाले के लिए बताया कि इसका हाफ अगर हो जाता है तो क्या होता है, और तीसरा तो लिखते रहो, इसको पॉज कर लो, कर लिया, अब ऑन पॉज करके देखिए। फिर उसके बाद एनर्जी का जो चक्कर था तो ये ऐसे हुआ। ठीक है, अब आ जाइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एनसीईआरटी का ही है,
इसमें क्या कर रहा है कि यू आर इन द राइडिंग इन द ऑटोमोबाइल ऑफ द मास 3000 kg, एज्यूमिंग दैट you are the examine the oscillation characteristic of its the suspension system. The suspension sag is 15 centimeter when the entire automobile is the placed on it. Also the amplitude of oscillation decreased by 50% during the one complete oscillation. Estimate the values of the spring constant. एक B the damping constant, B for the spring and shock absorber system of the one wheel, assuming that the each wheels सपोर्ट 750 kg। हाँ, तो यहीं पे देखो ये जो बात बोला गया है ना कि 750 kg है, तो हमारा ऑटोमोबाइल अगर आप विजुलाइज करिए तो 4 व्हील ऐसे कुछ होगा, अगर आप देख पा रहे हैं हाँ इस तरह का। तो जब उस पर लाकर कुछ रखेंगे तो इस पर जितने चार स्प्रिंग कांस्टेंट होंगे, सबका अपना अलग अलग इस तरह का। तो ऐसा जब उसको इस पे रखा गया होगा, इसको या इस ऑटोमोबाइल पे कुछ और 3000 kg को इस पे रखा गया है इसके शॉक ऑब्जर्वर को टेस्ट करने के लिए, तो सबका स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों कितना होगा, इक्वल होगा के और सब एक पॉइंट से यहाँ से जुड़े हुए हैं, नीचे से यहाँ पे जुड़े हुए होंगे, ऐसा वो वाला उधर से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर चारों कितने होंगे, सब जितने भी स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सभी के सभी पैरेलल होंगे। तो के इक्विवेलेंट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4K ऐसा बोल सकते हैं। तो टाइम पीरियड जो इसका होगा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाई 4K हो जाएगा ऐसा। तो पहले में वही मांगा है, अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट मांगा है, ओके ओके। तो अभी क्या करते हैं, मुझे लगा कि टाइम पीरियड वाले मोड में आ गया, इसके पीछे वाले में। तो देखिए उसमें क्या होगा कि अगर जब इसको जब करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि mg विल बी डाउनवर्ड, और बदले में ये चारों स्प्रिंग अपना काम कर रहे होंगे। तो यहाँ से बोलेंगे कि 4kx इक्वल टू mg। ये समझ में आया, क्योंकि ईच हैविंग द k होगा, इसमें k होगा, तो एक के जितना वो किया तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ना, क्योंकि चारों एक ही प्लेन से जुड़े हुए हैं, ऊपर से भी सेम है, तो करेंगे तो x डिस्टेंस सबके लिए होगा। तो इसीलिए इसको जब नीचे की तरफ mg को रखेंगे तो 4 चारों को मिलकर वो बैलेंस करेंगे, और इसीलिए वो मेंशन है 750 kg ईच। तो ये नहीं कि ज़्यादा कम नहीं है, तो 750 इंटू 4 करेंगे तो 3000 है, तो इसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ से k का वैल्यू हमें जो चाहिए था, तो mg ओवर 4x और कितना हो सकता है 15 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू है 3000 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू x का वैल्यू इस 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो बाकी का आप देख ही सकते हैं कि 15 इंटू 2 200 हो जाएंगे, और 50 तो 500 और 10⁻⁻² उधर से मिल जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर, ऐसा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट उसका तो बी द डैम्पिंग कांस्टेंट फॉर द डैम्पिंग कांस्टेंट निकालना है, और वो जो हो रहा है उधर बता रखा है कि a उसका a/2 हो जा रहा है, 50% कंसिडरेबली डिक्रीज कर जा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं। अब आ जाइए इसके बी पार्ट में कि द डैम्पिंग कांस्टेंट a बाई या a डैश इक्वल टू a0 e, मतलब पूरा इनको सम्मान दे देता हूँ, b/2m इंटू टी, ऐसा है। तो a से a/2 हो जा रहा है, 50% बाई रिड्यूस हो रहा है वन कंप्लीट सर्कल में, e⁻⁻b/2m इंटू टी। a0 कैंसिल हुआ तो 1/2 e⁻⁻b/2m इंटू टी। तो हमें चाहिए क्या कि उनका डैम्पिंग कांस्टेंट चाहिए ना, कि बताना हो, क्योंकि 50% से डिक्रीज हो रहा है इन वन कंप्लीट साइकिल में।
ठीक है, उसको याद रखिएगा कि ये टाइम उस समय कब बोल रहा है, इन वन कंप्लीट साइकिल, एक दूसरे इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो जब ln 1/2 करेंगे तो -b/2m इंटू और t भी आ जाएगा। तो टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा बच्चों, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π√m/, अच्छा तो सही लिखा था वहाँ पर 4k, ठीक है। तो वन कंप्लीट सर्कल में इसका 2πm/4k, ठीक है। तो उसका v इक्वल टू और कोई चारा नहीं है, मैं सोच रहा था कि कुछ और उसका निकल कर आ जाए, वो काम करना ही पड़ेगा उधर लाकर। तो चलिए, तो सबसे पहले इसका थोड़ा आरती उतार लिया जाए। 2π मास 3000 4k कितना था बच्चों हम लोग का, शायद अभी लेकर आए थे 5 × 10⁴। अच्छा, इसी दिन के लिए निकल कर लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2π, पहले तो 3 जीरो तो यहाँ से उड़ा दीजिए तो खाली एक 10 बचेगा, तो यहाँ से 3/200 इसका t होगा। तो जब इसमें b का वैल्यू जब आप देखेंगे तो ln -1/2 है, तो थोड़े देर के बाद ln 2 होगा तो ये नेगेटिव आएगा ना ये, तो इस नेगेटिव को तो आप यहाँ से उड़ा ही दीजिए। तो यहाँ से b का जो वैल्यू होगा ln 2 2m, ln 2 2m अपॉन b, नो b तो चाहिए अपॉन t, तो t तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी का तो 0.693, मास 2 इज़ 3000 और टाइम के जगह पे ये पूरा का पूरा 3/2 को ऐसे करके बाहर भी ले सकते थे 10 को, कुछ इस तरह का होगा। तो बच्चों ये कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, मैं कितना भी करके आपको दिखाऊं, अल्टीमेटली आपके ही पास आना है कैलकुलेशन करने इनको, या आप ही को करना है। तो इसीलिए आप इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ यहाँ से 1350 के आसपास आएगा। और उसका जो यूनिट होता था v का क्या था, f इक्वल टू b इंटू v, तो यहाँ से mlt-2 था और यहाँ से lt-, ll तो पहले से कहीं कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ से कर सकते हैं kg/s, m के सिस्टम में ऐसा होगा। तो ये बात समझ में आपको आया, समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसका दूसरा पार्ट है, पहले वाला स्प्रिंग का ये वाला था, ऐसा देखे थे, अब उसके बाद ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में जितना आपको कवर करा सकता था मैं, इसके कॉन्सेप्ट वगैरह के लिए देखा। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन रखा हूँ, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इकट्ठा होकर आ जाएंगे। और इसके अलावा आपको कोई लगता है कि कोई डाउट है या कोई छूट गया है, या मतलब कि इस टॉपिक पे भी कुछ थोड़ा चर्चा हो जाता तो उस पर काम किया जा सकता था, तो आइए आइए तो बाद में, उसके पहले थोड़ा टाइपिंग वगैरह करिए और बताइए मुझे कि सर ये टॉपिक रह गया है, या इस पर याद दिलाइए या ध्यान दिलाइए, या मतलब बताइए तो उस पर और आपको काम किया जाएगा। मतलब कि जो ऐसा टॉपिक जिसमें आपको डिस्कशन की ज़रूरत हो या कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, और आपका थोड़ा उसमें हाथ तंग हो, तो उसमें आपकी मजबूती दिया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाइए, अभी एडवांस का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया हूँ, उसी पे काम करते हैं और फिर इसके बाद देखेंगे कुछ और। तो यहाँ पर कह रहा बच्चों, पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल, ये जितने भी है सब एडवांस में पहले आ चुके हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन -a + a, the time taken for it to go from 0 to a/2 is t1 and go from a2 to a/2 to 2 is t2. Then from 0 to a/2 is t1 and from a/2, अच्छा 2 बार उसको लगता है कर दिया, to go from a/2 to a is t2। मतलब क्वेश्चन का भाव समझिए क्या कहना चाह रहा है। एक तो जो इनका अपना चल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्लस ए से -a के बीच में तो चल ही रहा है। अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि ए से दो पोजीशन बताया कि ए 0 से
यहाँ से आने में कुछ T1 समय लग रहा है और T1 से यहाँ आने में कुछ T2 समय लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, यही ना। तो ओवरऑल होने में तो पहले T1 वाला समय निकाल ही लेते हैं। 0 से A में 0 टू A में 0 टू A में कितना समय लगेगा टोटल अगर है तो T/4। ये समय तो हमें पता ही है, क्योंकि एक ऑसिलेशन में समय क्या होता है, अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट जाना, फिर वापस मीन पोजीशन आना, एक्सट्रीम लेफ्ट जाना, फिर वापस मीन पोजीशन आना, इस तरह का कुछ हलचल होता है, तो हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। और इसमें जो समय लगता है इस कॉल्ड हमारा होता है वन टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड ऐसा है, अब ये 0 टू इस पोजीशन पर आ रहा है, मतलब कि 1/2 A/2 पर आ रहा है, तो उस समय इसको समय कितना लगा होगा। सिंस ये मीन पोजीशन से है तो हम बोल सकते हैं ना कि x इक्वल टू ये साइन वाला ले सकते हैं। अच्छा, आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कब साइन लें कब कॉस लें, तो आपको उसी समय एक्सप्लेनेशन किया था कि जब वो मीन पोजीशन से अपने जब जाता है तो हम साइन का फंक्शन लेते हैं, और जब एक्सट्रीम पोजीशन से कोई अगर बॉडी चलता है तो उसको हम कॉस से लेते हैं, क्योंकि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो ऑलरेडी वो मैक्सिमम होता है, और कॉस यही बोला जाता है t=0 पे ही हो। उसका ग्राफ अगर आप देखेंगे साइन और कॉस का बेसिक डिफरेंस यही है। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है, मतलब एट 0 पर ही उसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, और साइन का ग्राफ कुछ ऐसा निकल कर आता है, क्योंकि t=0 पर और 0 होता है, तो ये साइन के लिए होता है और ये वाला कॉस के लिए होता है। तो इसीलिए कि जब आपको एक्सट्रीम पोजीशन से होता है तब उसके लिए ऐसा रखते हैं। तो खैर यहाँ पर A/2 अगर हो रहा होगा एम्पलीट्यूड, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट, नॉट एम्पलीट्यूड, their displacement is suppose A/2, that what time will be taken by this pendulum or whatever the, yes, so A sin omega t, so it will be half is sin omega t, so this thing half become is sin आपको 30 पता ही होगा, 1/2 पर होता है, 30 is pi/6 and omega is 2 pi over capital T into t, so that t we will required, so pi to pi cancel हुआ, तो वहाँ से या T1 कह दीजिए, इसी को क्वेश्चन में बोला है ना कि वो T1 है, तो T1 का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ से T/12। तो ये 0 मतलब कि A से यहाँ पर A/2 आने में उसको कितना समय लगा T/12, और 0 टू फुल एक्सट्रीम जाने में कितना समय है T/4। तो A/2 टू A जाने में पता चल जाएगा, 0 टू A आने में T/4 सेकेंड है, और 0 टू यहाँ पर इसके A/2 आने में कितना समय निकल कर है T/12। तो A/2 से A जाने में कितना समय लगेगा, बिल्कुल आसान काम है, अलजेब्रा, आप भी वही सोच रहे होंगे। तो T2 वुड बी, या दूसरी भाषा में ऐसे सोच लो ना कि T1 प्लस T2 मिलकर आपका T/4 है, तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, T2 इज योर T/4 माइनस T/12। ठीक, तो इसमें अगर आप करेंगे एलसीएम लेके कर लो, 4 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, और वहाँ 3 और यहाँ पर 1, तो 3 - 1 इज 2, 2/12 इज T/6। तो अब देखिए, अब जितना यहाँ से यहाँ तक समय लगा तो उसका वहाँ से डबल समय लग रहा है, यहाँ से T/12 लग रहा है, तो T/6 का मतलब कितना है T/12 का डबल। तो खैर हम यहाँ से ऑब्वियसली T2 हमारा ज़्यादा समय है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि T1 विल बी लेस देन T2, या T2 इज ग्रेटर देन T1, और इस केस में करें तो ये फिट बैठ रहा है क्या। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि फॉर द पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाई x इक्वल टू a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t इधर लिखना चाहिए था, x इक्वल टू, तो एक्सट्रीम पोजिशन से इनको भेजा हुआ है, विच इज रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x। देखिए बच्चों, ये आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा था पोटेंशियल एनर्जी का, और इसमें तो ये 1 2 3 स्टैंड इसके लिए कर रहा है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी वो एक्सट्रीम पोजीशन से जा रहा है, मतलब इसका ऐसा, तो यहाँ से चला है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा होगा डिक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा,
तो ये वाला फर्स्ट, तो फर्स्ट तो इसमें ये करेक्ट है, यहाँ से ऐसे डिक्रीज़ कर रहा है। और दूसरा कि इसमें एम्पलीट्यूड जैसे जैसे उसमें चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें इसका थर्ड वाला होगा, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन मतलब कि आप ओरिजिन से जब दूर जाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करता है, तो इसलिए उसका इसमें होगा। तो इसमें ये फर्स्ट एंड थर्ड आपका मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कि स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू द टू पीस सच दैट वन पीस इज द डबल द लेंथ ऑफ द अदर, देन द लॉन्ग पीस विल बी हैव द फोर्स कांस्टेंट, क्या होगा। देखिए बच्चों, फोर्स कांस्टेंट के लिए क्या होता है कि F इक्वल टू, आप जैसा आप जानते होंगे kx, ये हम जानते हैं ऐसा ही होता है, तो k इक्वल टू F/x, ठीक। तो ये ऐसा है नॉर्मली अगर होगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें ऐसा होगा और k है, इसमें उस समय का एक्सटेंशन अगर f लगाने के बाद x ऐसा हो रहा होगा। तो लेकिन उसमें क्या कर रहा है कि दो पीस में ऐसे कट कर रहा है कि x1 प्लस x2 उसमें डिफरेंट होगा, और यहाँ पर इसका सम कितना होगा x। तो उसमें मान लेते हैं कि अगर x1 इक्वल टू 2x2 है, तो x1 वाला लॉन्गर हो गया, है ना। तो जब इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे x1 के जगह पे 2x2 प्लस x2 इक्वल टू x, तो x2 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, x/3 ऐसा। तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, इस 2x/3, है ना, कि x1 इक्वल टू 2x2, तो x1 का वैल्यू 2x/3 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लाकर देखते हैं कि उस समय क्या लगा होगा, कि फोर्स तो उतना ही लग रहा होगा इक्वल टू k, और उसका लॉन्गर वाले के लिए पूछा है तो x का वैल्यू उस केस में 2x/3 है, ठीक। k डैश ऑब्वियसली k डैश बिकॉज इट इज चेंज्ड, सो k डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, इज 3f/2x। सो f/x का वैल्यू क्या था ओरिजिनली k, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना 3/2k, तो 3/2k, तो हमारा ये इसका आंसर आ गया, k डैश का वैल्यू 3/2k। तो इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया कि अगर उसको कट करते हैं तो आपको इस तरह से दो पीस में तो अगर रहता, तो पहले ही बता रखे हैं उसके लिए कि अगर इक्वल पार्ट में अगर कट करता है लेंथ वाइज, सो इट विल बी दैट मल्टीपल टाइम्स, मीन्स कि अगर दो में करता है तो 2k, अगर पहले k था दोनों को आधा आधा कर देता है तब उसमें 2k होगा, 3 में करता है इक्वली 3 तो 3k, 4 में करता है 4k, n टाइम में करेगा तो nk। तो इसको यहाँ से आप ऐसा समझ सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि two bodies m and n are equal masses are suspended from the two separate massless spring of spring constant k1 and k2 respectively. If the two bodies oscillate vertically such that and their maximum velocities are equal, then the ratio of their amplitude of vibration of m to that of n is, ठीक है। तो एक सिस्टम m है और एक सिस्टम, इसमें क्या कर रहा है कि टू बॉडीज m and n, तो सस्पेंडेड फ्रॉम द टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2, तो ये k1 है और इक्वल मासेस, मास दोनों का सेम है, वही देख रहा था। एक k2 इसके लिए है। इफ द टू बॉडीज आर ऑसिलेट वर्टिकली इन सच दैट देयर द मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, तो जब ये अप डाउन हो रहा होगा तो अपने मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन इसका है और यहाँ से तो हम क्या जानते हैं, मीन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, वी मैक्स के लिए यही जानते हैं ना, ओमेगा इंटू ए। तो इन दोनों का मीन वेलोसिटी आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ओमेगा A1 इक्वल टू ओमेगा 2A2। ओमेगा 1 ओमेगा 2 कैसे हुआ, ए इक्वल है तो, क्योंकि उसका मास इक्वल है लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट तो अलग अलग है। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, T इक्वल टू 2π√m/k। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता था, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि ओमेगा 1 वुड बी k1/m।
रूट k1 बाई एम इंटू A1, यहाँ से k2 बाई एम इंटू A2, तो यहाँ से रूट रूट अपने घर चला गया, तो A1 बाई A2 का वैल्यू हमारा निकल कर आ जाएगा, क्या क्या मांगा था, m/n, तो m इसको मान लेते हैं और n इसको मान लेते हैं, उसी ऑर्डर में बोला है। तो यहाँ से जब आप A1 बाई A2 के लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा, k2 बाई k1, A1 बाई A2 इक्वल टू k2 बाई k1, जो कि ये हमारा नज़र आ रहा है सामने से। ठीक है, तो ये समझ में आपको आया होगा, आया तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, या जो इनको पूरा सब मज़ा आ गया तो आगे बढ़ के जाते हैं। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg एग्जीक्यूट SHM along x axis with the frequency 25 by pi hertz at the position x is equal to 0.04. Object had kinetic energy is 0.5 joule and potential energy is 0.4 joule. Amplitude of oscillation is, तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है बच्चों, 0.5 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है, 0.4 जूल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0.9 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। mv² होता है, हाफ mv² होता है ना, तो v का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², तो रूट हटेगा तो a² माइनस x²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ k x², तो k की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से x², दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a², x², ये वाला टर्म इस निगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा मिलेगा। एवरीथिंग वी विल हैव हमारे पास है, तो वहाँ से हम एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालना था। ओके, तो एम्पलीट्यूड इज ऑन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 0.9, 1/2। मास का वैल्यू बताइए बच्चों, 0.2 kg। ओमेगा फ्रीक्वेंसी कितना गिवन था, इसी टाइम के लिए गिवन था 25 बाई पाई, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ, तो एफ का वैल्यू ओमेगा ओवर 2 पाई, तो ओमेगा इज, ओमेगा लुकिंग फॉर द ओमेगा ना, सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ 25 बाई पाई, तो यहाँ से कितना हो गया इसका वैल्यू, 50 रेड्स पर सेकेंड। ये 0.9 है, 1/2 0.2, और ओमेगा स्क्वायर इस 50² 25 स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड के लिए जाना है, तो ये डॉट डॉट तो कुछ हटा सकते हैं, और डॉट हटा तो ये 2 भी गया। स्क्वायर रूट ले लीजिए, इससे बढ़िया मुहूर्त नहीं है इसका। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ से 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 50, और यहाँ से a, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 3/50, और 3/50 को 6/100 तो लिखा जा सकता है, और a मीटर में होता तो अभी ये सेंटीमीटर में होगा। समझ में आया बच्चों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो कितना स्मूथली हो गया, क्योंकि सर एग्ज़ाम में तो नहीं होता ना, फंस जाते हैं, तो एग्ज़ाम में आप इतना प्रैक्टिस करके जाइए कि आप फंसिए ही नहीं। देखो अब यही चीज़ होता है कि इतना आसानी से कैसे आ गया, या इतना आसान को भी आप मुश्किल बना देते हैं करने के लिए। तो प्रैक्टिस इतना करिए कि उस दिन जो होगा वो देख लिया जाएगा, कितना प्रैक्टिस है मेरे पास। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस कम नहीं होगा तब तक आपका वो जो नर्वसनेस है वो मिनिमाइज नहीं होगा। कोई कितना भी बोले काम डाउन रहो, ये रहो, वो रहो, वो बेकार की बात है। वो आपको पता है कि काम कब रहना है और कूल कब रहना है, वो आप अपने आप को आप ही समझ सकते हैं ना, दूसरा कोई तो समझ नहीं सकता है। वो बाहर से कमेंट्री केवल कर सकता है, वो आइडियल कंडीशन बताता है। तो आइडियल कंडीशन कभी होता है क्या, कभी नहीं होता है। रियल लाइफ में तो अब हम लोग बताते हैं कि स्मूथ सरफेस है, या जो आपका रियल गैस आइडियल गैस वाला जो कहानी है, तभी तो आइडियल गैस से कैसे आइडियल गैस इक्वेशन से रियल गैस इक्वेशन पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो कोई कितना भी आपको कहे कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, आप अपना ही इलाज कर सकते हैं। वो एक ही है सॉल्यूशन, हार्ड वर्क से या प्रैक्टिस से। ठीक है, तो खैर 6 सेंटीमीटर आ गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करेक्ट, सिंपल पेंडुलम हैज द टाइम पीरियड t1 विद ऑन अर्थ सरफेस एंड t2 व्हेन टेकन द हाइट ऑफ r अबव द अर्थ सरफेस, देन द t2/t1 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपको बताया था
कि t इक्वल टू 2 पाई अंडर, ये तो नहीं बताया था, ये 2 पाई रूट के अंदर क्या कर रहा है, चलिए निकलिए बच्चों, इस 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ऐसा था। और g में हमने देखा था काफ़ी ट्विस्ट किया था, एक बार एलिवेटर में ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, तो जिसके चलते g इफेक्टिव इसका बदल जाता है, इवन हॉरिजेंटल जा रहा था। तो अभी क्या किया कि उधर ही पहुंचा दिया, उधर ही मतलब ये रेडियस r होता है और उसके सरफेस से r डिस्टेंस और ऊपर की तरफ बता दिया। ये मान लीजिए कि पॉइंट P है, और यहाँ से इसका r है, तो टोटल यहाँ से आप देखेंगे कि 2r हो जाएगा। तो g का जो वैल्यू होता था gm ओवर r स्क्वायर, तो g डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, g इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और m इसका मास है, r प्लस r का होल स्क्वायर ही होगा। तो g डैश का वैल्यू बच्चों यहाँ से gm ओवर 4r स्क्वायर, और इसका वैल्यू अभी देखा ये है gm r स्क्वायर, तो g डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, g बाई 4, बोलो हाँ, तो g डैश इक्वल टू g बाई 4 हो जाएगा। तो इसको उठाकर यहाँ पर रख लिया जाए, तो ये जब तब के लिए है जब वो t1 है, तो शांति से इनको बैठने दीजिए। t2 वाले केस में 2 पाई कितना भी ऊपर लेकर गया तो लेंथ तो नहीं बदल पाया, g बदल दिया, तो g के जगह पे अब कितना हो जाएगा, g बाई 4। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2 पाई l बाई जी, और ये 4 ऊपर गया तो यहाँ से 4 का वैल्यू स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये 2 ऐसे बाहर आएगा, और इनका वैल्यू कितना था, t1, यही तो थे। तो यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि t2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t1, तो उनको क्या चाहिए, t2 बाई t1, तो इस 2, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो t2 बाई t1 का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों, समझ में आया तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि द पीरियड ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ द लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द व्हीकल विच मूव विदाउट द फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ द इंक्लाइनेशन इज गिवन बाई। इसको तो अब मुहूर्त में आपको बताता हूँ, ये जेई एडवांस का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसा है बच्चों, इंक्लाइन प्लेन पे आपका ये कुछ ऑटोमोबाइल है, BMW क्लास, अच्छा क्लास तो मर्सिडीज़ का होता है और क्लास स्टूडेंट का और टीचर का भी होता है। देखिए, तो यहाँ से क्या है कि इस तरह का ऐसे यहाँ पर है और स्विंग कर रहा होगा तो कुछ या ऐसे ही मान लेते हैं कि जी डाउनवर्ड होगा। ठीक, तो जब ये वॉट एवर द मास बॉब हो या कुछ हो, तो इसका हम ये जानते हैं ना कि ये वाला इसका कंपोनेंट कितना होता है, जी साइन थीटा, और जी डाउनवर्ड उस पर लग रहा होगा, तो जिस पर स्यूडो फोर्स होगा वो किधर लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में, जी साइन थीटा, ऐसा। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर आप देखेंगे तो कितना होगा, ऐसा और ऐसा, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये कितना हो जाता है, थीटा। अगर आप करके देखेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जी साइन थीटा इधर लग रहा है और जी इसके तरफ लग रहा है, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट चाहिए जो जी इफेक्टिव लिखते हैं। तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा, जिनको है दिक्कत उसको यहाँ से देखिए कि इंक्लाइनेशन उसका थीटा है, मेंशन होगा या अल्फा होगा। The period of oscillation of the simple pendulum of the length L suspended from the roof of a vehicle which is the move without the friction inclination plane inclination is A नहीं अल्फा है। अच्छा, सब में A कर दिया है, तो चलो हम भी वही मान लेते हैं। जाइए भाई थीटा अब अपने घर, लेकिन थीटा रख के बाद में रख देंगे, क्योंकि थीटा करने से फील आता है ना, ए से फील नहीं आता है। तो पाइप ए समझ में आया कि जी इधर है और जी साइन अल्फा उसके इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप हॉरिजेंटल से भी देखिए कितना बना रहा है थीटा, तो यहाँ से भी हॉरिजेंटल से कितना बनाएगा, उसको उस एक्सिस पे जाके कर दिया। देखो अगर नहीं विजिबल है तो मैं एक्सिस को लेकर आ जाता हूँ, ऐसा सिस्टम पे इसको कर दिया, उसको वर्टिकली डाउनवर्ड है और वहाँ से थीटा बना रहा होगा। ठीक है, तब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए
जब रिजल्टेंट वाले में आप देखते थे, छोटा है, दो फोर्स को, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कहानी आपने देखा था, 2ab कॉस थीटा। तो इस केस में कितना है, एक का वैल्यू है g और दूसरे का वैल्यू है g साइन थीटा, और दोनों के बीच का एंगल है इस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो g इंटू जी बिकम जी स्क्वायर साइन थीटा और कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। ऐसा देखिए, जी ए की जगह पे जी स्क्वायर, ये बी के जगह पे जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2ab, तो 2ab में जी इंटू जी साइन थीटा इंटू कॉस, और जो एंगल है इन दोनों के बीच का मतलब थीटा होता है, तो एंगल है 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे बाकी का कहानी, तो जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से 2g स्क्वायर साइन थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा, दिस बिकम माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया, माइनस जी साइन स्क्वायर थीटा -2g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो -g स्क्वायर साइन थीटा आ गया। तो जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फाइनली कितना आ गया, जी कॉस थीटा। ऐसा, और थीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा। तो टाइम पीरियड बच्चों इसके लिए जो बदल कर आएगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, जी के जगह पे जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव इस केस में कितना है, जी कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू ले लीजिए जी कॉस थीटा। या अगर वहाँ से देखें जो इसमें प्रिंटिंग एरर है, अगर उस हिसाब से कह दे तो जी कॉस है, तो इनका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यही मांगा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हाँ, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, बगल में ही बैठा हुआ है, मुझे लगा कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, तो इसमें हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी कॉस ए। तो ये बात आपको समझ में आया बच्चों, समझ में आया, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या करें कि सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t1 at the point of suspension now is move upward according to the velocity relation y is equal to kt square, where k is 1 meter per second square, where y is in a vertical component. The time period now become t2. The ratio is t1 square by t2 square. तो देखिए पेंडुलम जो हमारा जो चलता है वो तो सर्कुलर आर्क के लिए कुछ इस तरह का ऐसा रहता है, लेकिन अचानक से उसको क्या हुआ कि नाउ इज द मूव अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द y इक्वल टू kt स्क्वायर। तो y इन kt स्क्वायर ये भी पैराबोलिक इक्वेशन है बच्चों, लेकिन ऐसा बोल रहा है y इक्वल टू kt स्क्वायर मशीन की तरह है, तो हम भी वैसा ही सोचते हैं कि dy बाई dt, मतलब मेन एम है कि अगर वो सिंपल पेंडुलम है तो t इक्वल टू हम क्या जानते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, हमारा तो इसी से मतलब है। और ये नॉर्मल होता, सिंपल रहता तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही लेते हैं, और जी जितना वैल्यू होता है अर्थ पे जितना होता है हम उसको जानते हैं, लेकिन उसमें वो ट्विस्ट कर दिया कि उसको घुमा दिया उधर से, तो इसमें जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो जितने से जाएगा उतना प्लस एक्सेलरेशन उसके साथ कर लेंगे, और है ना। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जी नीचे की तरफ लगता है और वो ऑसिलेट हो रहा होगा, तो उसमें निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होगा, तो वो भी नीचे की तरफ लगेगा। से डी वाई बाई डी टी अगर आप करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2kt, और d2y dt2 करेंगे तो यहाँ से 2k हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जैसा हम क्या जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर x होता है, निगेटिव उसके डिस्प्लेसमेंट से रहता है, तो यहाँ से हम इसका जो a का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, -2 इंटू k1, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g भी नीचे की तरफ लगता है, इसीलिए उसको कंसीडर कर रहे हैं नीचे की तरफ। So in that case, in change scenario, the time period would be, time period looking for is in the first case was the t1, in second case we can say that, ठीक है, तो इसको t1 बोल देते हैं और इनको t2, तो 2 पाई अंडर रूट एल जी प्लस ए, अभी जगह नहीं था, इन्हीं को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो उसमें t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर, तो खैर t1 बाई t2 अगर करेंगे, स्क्वायर बाद में कर लेंगे, 2 पाई एल, ये तो मेला में आए थे निकल गए,
तो T1/T2 का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ से, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, G/G/A, G/G प्लस है बाई ए नहीं, तो ए का वैल्यू अभी अभी 2 लेकर आए, जी का वैल्यू 10 नेगेटिव 10, तो या यहाँ रखो या वहाँ रखो, तो 10/12 तो कितना हो जाएगा 5/6, तो 5/6 ऐसा है, यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। तो समझ में आया क्या, आया तो लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट द डैम्पिंग व्हेन द displacement of the bob is less than the maximum its acceleration vector is a is correctly shown 5/6 6/5 ए बी सी डी की जगह पे क्या रख दिया। ठीक है, आप इसके जगह पर वो फिगर का ही जो उसमें दिखाया है वही कर दीजिए, ए बी, या छोड़ो इसको ऐसा। देखिए क्या होता है बच्चों कि जब भी कोई भी सिंपल पेंडुलम है, अगर वो आर्क में ऐसा रहता है, ऐसा चल रहा है, तो जी के चलते इस पर एक टेंजेंशियल कुछ या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जो है सो है ही है, और उसी का कंपोनेंट मिलता है टेंजेंशियली, तो यहाँ पर एक टेंजेंट एक्सेलरेशन होगा ना, और उसका वैल्यू कितना होता है जी साइन थीटा। तो सिंपल पेंडुलम में आपको डिराइव करते समय ये आपको सिखाया था कि टेंजेंशियली एक रहता है, और जब वो सर्कुलर आर्क में जा रहा तो इसके टूवर्ड्स एक आपको तो मिलेगा रेडियल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, अगर ये थीटा है तो वो दूसरा वाला आपका हो जाएगा 90 - थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा रेडियल और टेंजेंशियल का, ए इक्वल टू रेडियल का स्क्वायर ओ प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, और इन दोनों का जितना भी एंगल वहाँ पर है उससे, अगर सॉरी 90 डिग्री पर, सॉरी ठीक है एंगल तो नहीं, 90 - थीटा नहीं, गलत बोल गया, ये थीटा होगा तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंशियल और रेडियल कैसे होते हैं, वो 90 डिग्री पर रहते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों का बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा। तो अभी देखिए कि एक और उसके टूवर्ड्स दिखा रहा है, तो ये क्यों होगा, ये तो नहीं होगा, एक्सेलरेशन यही थोड़ी ना है, ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी है। इसमें देखिए टेंजेंशियल खाली दिखा दिया, तो ये दोनों एक्सट्रीम केस हो गए, इन दोनों के बीच का चाहिए तो ये मिलेगा, और नीचे तो कभी हो नहीं सकता कि दोनों के बीच से रिजल्टेंट जाएगा, तो कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, आपको देखने में दिक्कत है क्या फिगर में, फिगर में बच्चों, अच्छा रुको रुको रुको, इसमें पहला ये फिगर ऐसा बना देता हूँ कि ये बॉब है और इसमें कह रहा है डायरेक्शन है ए वाले के लिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में कह रहा है जो सही वाला है उसमें कुछ ऐसे करके इस तरह से दिखाया है ए का वैल्यू, और ऑप्शन सी में, अच्छा इसी को हाईलाइट कर देते हैं, अब दिख रहा है ऐसा बॉब को, तो मैं वही बता रहा था कि रेडियल नहीं हो सकता, टेंजेंशियल नहीं हो सकता, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करें द एक्सटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल अंडरगोज द सिंपल हार्मोनिक मोशन एज शोन इन अ फिगर, एक्सेलरेशन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4/3। ओ t इक्वल टू 4/3 पे आपको बताना है उसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम क्या जानते हैं, a इक्वल टू स्मॉल m, या एक्सेलरेशन को या x लिख लेते हूँ, और मीन पोजीशन से क्या है फिगर में तो दिख ही रहा है, a sin ओमेगा t, कोई उसका फेज वगैरह नहीं है, जीरो है, तो हमें चाहिए d2x dd2, तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो a ओमेगा स्क्वायर विथ साइन ओमेगा t, कुछ यही तो होगा। एक v का बीच से गायब कर दिया हूँ, तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर में है, तो याद रखिएगा जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड, जैसा उधर वो मेंशन भी कर रखा है। तो 1 ओमेगा का वैल्यू, इसका टाइम पीरियड देखिए कितना है, ये तो दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 है यहाँ पर 8 है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका 8 सेकेंड। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है, होता है 2π/t, तो π/4, तो पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू फिर उसके बाद साइन ओमेगा टी, तो इसमें अगर रखेंगे साइन
और ओमेगा की जगह पे पाई बाई 4 और टी की जगह पे 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो कितना हो गया माइनस पाई स्क्वायर ओवर 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो √3/2 और नेगेटिव के साथ होगा, तो ये मिलेगा बी ऑप्शन। चलिए, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, correct, the mass m shown in a figure is oscillate in the simple harmonic motion with the amplitude a, the amplitude of the point p। ठीक है, तो उस p पॉइंट पे एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा। तो इसमें बच्चों क्या कर सकते हैं आप कि जो इसमें हाँ p पॉइंट जो कर रहा होगा वो तो m होगा, तो अंदर बाहर वैसा कुछ हो रहा होगा ना, तो वहाँ से हम मान लीजिए कि उसमें कुछ एलोंगनेशन होगा या x1 प्लस x2, इसका वैल्यू हमारा a है, यही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या k1 x1 प्लस k2 x2, या जो फोर्स लग रहा होगा तो उनका सम k1 x1 इक्वल टू, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू a है, और x1 उसमें अगर स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा k1 k2 उसके लिए है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से कोई फोर्स लगाया होगा, यहाँ से ऐसा फोर्स लगाया होगा, तो इसमें इस पे जो आ रहा होगा, तो इसमें जो खींच रहा होगा तो k2 x2, और यहाँ से k1 x1, या उसको उधर खींच रहा होगा, अंडू कर रहा होगा, तो k1 इंटू x1, ऐसा इस तरह का होगा। तो इस पॉइंट पर जो यहाँ पर P पॉइंट है, तो उन दोनों के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो फोर्स होगा नेट फोर्स उस पर 0 होगा, तो k1 x1 इक्वल टू k2 x2 ऐसा मिलेगा। तो हम यहाँ से कह लें कि ठीक है, तो पॉइंट P जो होगा वो k1 के चलते अगर ऐसा आता है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो चलो इसको ऐसा कर लेते हैं कि kx1 है और k2 x2, इसी पर काम करते हैं। तो इसका x1 इक्वल टू a माइनस x2, तो ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x2 के जगह पर x2 की जगह पे ही रख दीजिए, क्योंकि हमें तो x1 लाना है। तो x2 इक्वल टू ax1, तो इसको kx1 इक्वल टू x1 को लेकर के कि इलोंगनेट हो रहा होगा, तो उसके चलते वो P पॉइंट डिसाइड होगा। तो k2 x2 की जगह पे a माइनस x2 ऐसा, तो वहाँ से क्या होगा कि x2 नहीं भाई x1 तब आएगा, हाँ। तो ठीक है, यहाँ से k2a और k माइनस के x1 इस साइड में लेकर आइए, और k1 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x1 को इस साइड में अगर लेकर आएंगे, तो k1 प्लस k2 इक्वल टू k2a ऐसा। तो x1 का वैल्यू कितना आ गया k2a ओवर k1 प्लस k2a, तो ये ऑप्शन बी सब जगह लिख दिया है। अच्छा चलिए कोई नहीं, जो भी ऑप्शन है ये k2a अपॉन k1 प्लस k2, तो आपके लिए ही बढ़िया है कि वहाँ भी कुछ मिक्स करके आए ऑप्शन, तो याद रखने में सहूलियत नहीं होगा, क्योंकि याद नहीं करना है, समझना है ना। तो k2a अपॉन k1 प्लस k2, तो इसमें यही सोचना था कि x1 प्लस x2 थे, तो ठीक था, ऑब्वियस था कि जितना खींचेगा होगा। उसके बाद जो स्प्रिंग कांस्टेंट है kx1 kx2, जो उस पर पॉइंट P पर जो फोर्स लगेगा वो भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि x2 वाला जब उधर से खींचेगा तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट इस पॉइंट P के लिए तो इधर की तरफ लगेगा, और ये वाला इस साइड में लगेगा, तो इस पर नेट फोर्स k1 x1 इक्वल टू k2 x2 होगा, और इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया? अगर आया तो इसको लिखिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द लेंथ L, तो इसको डिस्टर्ब करके शायद इसमें छोड़ दिया गया। M इज pivoted एट द सेंटर इफ द टू एंड्स आर अटैच्ड टू टू स्प्रिंग इक्वल कांस्टेंट K। ठीक है, सो स्प्रिंग आर द फिक्स्ड
and the rigid support as shown in a figure. At angle is the rod is the free to oscillate in the horizontal plane, and the rod is the gently pushed, and the through the small angle theta is one of the direction and the release. Fine, and then the frequency of the oscillation is, the frequency इसका कितना होगा, मतलब इसको हल्का सा टिल्ट करके छोड़ दिया, मतलब कुछ इस पोजीशन में छोड़ दिया बच्चों, ऐसे। तो यहाँ से ये L/2 है और यहाँ से L/2 है, तो एंगल ए थीटा हुआ, ठीक है। तो इसमें जब वो खींच रहा होगा तो K, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो इसके चलते ये इधर फोर्स लग रहा होगा और इसके चलते इधर रे लगा होगा, ऐसा। तो उसमें K इंटू L/2 उसका एक कंपोनेंट, क्योंकि एंगल बहुत कम है तो साइन थीटा का वैल्यू होगा, वहाँ से उसका वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए जो इस पर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर हम टॉर्क के लिए लेकर आएंगे, टॉर्क इक्वल टू इसमें घुमाने के लिए I अल्फा होगा, तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सेंटर से घुमा रहा तो ml²/12 होगा, और अल्फा का वैल्यू ω² इंटू थीटा होता है, ठीक है। और टॉर्क में जब करेंगे तो फोर्स इंटू आपको डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ से देखेंगे तो L/2 ही है, तो ये हमारा फोर्स है। तो उसमें भी देखेंगे तो टॉर्क ये दोनों हेल्प कर रहा है, एक इधर से कर रहा है एक इधर से कर रहा है, तो दोनों का जो नेट टॉर्क यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, तो F लग रहा होगा तो 2F, इसको यहीं पे कर लेते हैं, तो F से कैंसिल हो गया यहाँ से, तो F का वैल्यू जो KL थीटा है, तो इसको क्यों ना यहाँ लिख लिया जाए KL/2, वो समझ में आया ना, मैंने 2F यहीं पर कर लिया था, L/2 है तो बस उसका वैल्यू लिख रहा हूँ, तो KL/2 इंटू थीटा और इंटू L है। तो देखिए L² तो अपने घर गए यहाँ से, और थीटा तो उसको जाना ही था, तो क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और यहाँ से 2 और इसको भी घर भेज दीजिए, तो 6, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 6K/m, 6K/m का स्क्वायर रूट, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है ω/2π, तो ओमेगा 6K/m, ये आपका वेट कर रहा है इधर ही, तो ये आंसर हुआ, ठीक। तो ये समझ में आया, तो समझ में आया तो फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसमें चलते हैं क्वेश्चन में। यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ द लेंथ, उसका मास m है, एंड हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ए सस्पेंडेड विद द लेंथ वर्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट बाय ए मासलेस स्प्रिंग सच दैट इट्स हाफ सबमर्ज इन अ लिक्विड density rho at equilibrium position. When the cylinder is given a small downward push and released, they start to oscillate vertically with a small amplitude. Force constant and spring is K, then the frequency of the oscillation would be. देखिए अगर उसमें क्या कर रहा है कि ये ऐसा है, एक स्प्रिंग से उसको जोड़ा हुआ है सिलेंडर को, और उसको पानी में कुछ ऐसा सबमर्ज किया हुआ है, यही ना, पानी में या कोई ऐसा लिक्विड है, इसका रो है डेंसिटी, यही बोला है कि लिक्विड डेंसिटी इज नॉट पी इज रो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हल्का सा पुश करके x इसमें से डिस्टेंस ले लीजिए और उसको छोड़ दिया और ऑसिलेट कर रहा है ऐसा, तो जिसके चलते मान लीजिए कि x पार्ट अगर अंदर बाहर हो रहा है, अगर x पार्ट ही है, तो उसके चलते पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका kx वो तो लग ही रहा था, मतलब F नेट पे जो कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही दोनों को होंगे kx, और दूसरा आपका बॉइंट फोर्स, तो kx रहा। बॉइंट फोर्स में क्या होता है कि जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है A इंटू एक्स, मतलब वॉल्यूम टाइम्स ऑफ द डेंसिटी, ये मास हो जाएगा, और यहाँ से g ऐसा, और F अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो mω²x होता है। तो बस हम आइडियल कंडीशन में चल रहे हैं, तो बस m के जगह पर, स्मॉल m के जगह पे कैपिटल M है बच्चों। तो थोड़ी देर में मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, या अभी कर देता हूँ, तो इसका वैल्यू कुछ कैपिटल M है, ठीक है। तो वहाँ से अब जो x हमारा कैंसिल हुआ, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा k प्लस ए रो जी ओवर m का स्क्वायर रूट। तो इसको अगर फ्रीक्वेंसी में जब इसको लिखेंगे, f इक्वल टू 1/2π ओमेगा के ए रो जी ओवर m। तो इसका वैल्यू इधर से देख लीजिए जो का होगा, तो बी ऑप्शन पे नज़र पड़ रहा है ए रो जी, ठीक है बच्चों। तो इसमें कोई ऑप्शन में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है या प्लस माइनस का,
तो ऐसे जो इससे मैच कराता है तो ये वाला होना चाहिए, ए रो जी में है, ये वाला होगा, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए ना कि माइनस, तो इसको ही सही कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो हम मानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा चैप्टर एक तरह से फिनिश हुआ। अब जिनको भी डाउट रहा हो या कोई भी क्वेश्चन में डाउट उनको आता है किसी बच्चों को, तो आप मैसेज करिए, बताइए इस क्वेश्चन में डाउट है और उसको भेजिए, तो आपको इसमें हेल्प किया जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो किसी और चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।